Welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I hope you will subscribe, like and share my channel so that you can get the updates. आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। उसका टॉपिक है आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ionic bond या electrovalent bond, the concept of this type of bond was given by W. Cosell। ठीक है, तो ionic bond का concept जो था सबसे पहले किसने दिया था? कोसेल ने। Now ionic bond is formed by the complete transference of one or more valence electrons from one atom to another। मतलब आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कितने? एक या एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनेगा ऐसे एटम्स के बीच में जिनमें एक तरह के एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन लूजर होंगे और दूसरी तरफ वो एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन गेनर होंगे। Usually, ionic bond is formed between metals and non-metals। अक्सर हमने देखा है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल हैं जिनमें नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी आयनिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन 99.99% केसेस में जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो बनता है किसके बीच में? मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो शुरू करते हैं कि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्यों बनता है। इस बात को समझने के लिए हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे कि व्हाई दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। तो नाउ लेट्स सी। नाउ मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर्स। मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन लूजर्स। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन गेनर। तो मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो हम ये बात पहले ही कह चुके कि आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहे हैं? फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल। अब देखना यह है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर्स क्यों हैं? व्हाई दे आर इजीली लूजिंग द इलेक्ट्रॉन? नाउ दे आर डूइंग सो बिकॉज दे गॉट द बिग एटॉमिक रेडियस। यानी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज इस वजह से करते हैं क्योंकि जिनका एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होता है। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस। बीइंग अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस दे हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, व्हाइल if metals have a big atomic radii, so easily we can pick the electron from the valence shell of metals। now metals जो होते हैं उनकी IP लो होती है, मतलब कम एनर्जी देकर मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को पिक कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं दे आर हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब नॉन मेटल्स जो है दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा रखते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन होता है तो अच्छी खासी एनर्जी ये गिव अप करते हैं। ठीक, एक और पॉइंट भी है कि मेटल्स आर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दे हैव लेस अट्रैक्शन फॉर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मेटल्स जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो बनता है किसके बीच में? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और दूसरी तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो आपको समझानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में लिखा है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म if delta En यानी difference of electronegativity of the bonded atoms is greater than 1.7। ठीक है, हमने देखा कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड आयनिक बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो फिर बॉन्ड आयनिक नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1.7 जो लिखा है इसमें कुछ मतलब
कुछ ऐसे एक्सेप्शनल एग्जांपल भी हैं जो इस 1.7 वाले जो एक हार्ड लाइन बताई गई है इसको वायलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन HF। अगर हम डेल्टा EN की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर तो HF में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो आप देखें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, हाइड्रोजन की है 2.1। तो इन दोनों एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है वो 1.9 है। अब 1.9 इज ग्रेटर देन 1.7, इसका मतलब है कि HF के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो आयनिक होना चाहिए, जबकि आप शायद जानते होंगे कि HF जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं रखता। इसकी बेसिक वजह यह है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अगर वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लूज करेगा तो फिर तो वो कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से HF जो है इसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब देखना यह है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कौन से एलिमेंट हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट है अल्कली मेटल, ग्रुप थर्ड है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड ए सॉरी फर्स्ट है जो अल्कली मेटल्स, सेकेंड ए जो हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और थर्ड ए वाले जो है बोरॉन फैमिली के एलिमेंट, दे आर लूजिंग 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट ए वाले 1, सेकेंड ए वाले 2 और थर्ड ए वाले 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं इनमें फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट्स और सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ वाले 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से सिक्स वाले जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और सेवेंथ वाले जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो यह प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि जब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जब फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिला करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो उन एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड और क्या पॉइंट्स हैं। नाउ वन ऑफ द एग्जांपल आई हैव टेकन हियर to explain the ionic bond, and that is formation of sodium chloride। जो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ यह फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पहला एटम नाते से सोडियम। अब आप जानते हैं कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम शेल जो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, 1s आप जानते हैं के शेल है, 2s और 2p दोनों एल शेल बनाते हैं, जबकि एम शेल जो उसमें जो कि 3s ऑर्बिटल का बनता है यहाँ पर देखें तो इसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ है क्लोरीन। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसमें देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 और लास्ट जो थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो इसका जो एम शेल जो कि 3s और 3p पे मुश्तमिल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन s और p के मिला के अगर आप देखें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यस, यू आर राइट। सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर लूज करेगा, और जो लूज करेगा वो 3s ऑर्बिटल से होगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें? 3p5 में, और ये 3p5 क्या हो जाएगा? 3p6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सोडियम का एटम जो उसके बैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो डॉट्स रेड डॉट से नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इनटू द लास्ट शेल ऑफ द क्लोरीन। इस तरह से क्लोरीन के आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
आप सब जानते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सी आई, पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सी आई, नेगेटिव। तो सोडियम बन गया केटाइन, ठीक है। और जबकि क्लोराइड जो आयन है, नाउ दिस इज कॉल्ड एनाइन, ठीक। अब सोडियम केटाइन है, क्लोराइड एनाइन है। अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जो अपोजिट चार्ज क्रिएट हुई हैं इन आयंस के ऊपर, अब यही जो अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक और नाम भी ले सकते हैं, कूलम फोर्स, ठीक है। जब भी दो पॉइंट चार्जेस हों, सिमिलर हों या डिफरेंट हों, जब चार्जेस के बीच में जब भी अट्रैक्शन होगी, सो यू कैन सिंपली कॉल कूलम फोर्स और यू कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर मैंने नीचे नोट में लिखा है कि ionic bond is an electrostatic force which arises between the cations and anion। तो जो आयनिक बॉन्ड है ये एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सोडियम और क्लोराइड आयन को आपस में यूनाइट करती है, इन दोनों आयन्स को आपस में इकट्ठा रखती है। लेकिन ये बात थोड़ी सोचने की है कि क्या ऐसा होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरी तरफ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आई, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आई। तो क्या ऐसा होता है कि एक सोडियम का आयन एक क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाए? यस, बताएंगे आप? नहीं, एक सोडियम का आयन एक क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं आता। आप यूं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें दो एटम कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। पर एक्चुअल में क्या है ये हम सीखेंगे आगे। तो नाउ लेट्स सी। तो आप देखें कि ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनी है, तो ध्यान से सुनेंगे कि मामला क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि सोडियम आयंस कैसे बनते हैं, क्लोराइड आयंस कैसे बनते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे पास कई सोडियम और कई क्लोराइड के आयंस जब बन जाते हैं, तो ये जो आयंस होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। अपोजिट चार्ज आयन हमेशा दूसरे आयन को क्या करेगा, सराउंड करेगा। क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कौन सराउंड करेंगे, क्लोराइड के आयंस। क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस विल बी अंडर अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिव आयन, द क्लोराइड आयन। और जब क्लोराइड आयन को कौन अट्रैक्ट करेंगे, सोडियम आयन। हमने ये देखा कि जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो फिर हर एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और हर एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं इन अ क्यूबिकल पैटर्न। तो आपने सुना होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसकी शेप क्या होती है, क्यूबिक, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्यूबिक। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनी है। इस पूरी स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन मैं किसी भी एक आयन को लेकर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये एक आयन किस तरह से 6 आयन से घिरा होता है। तो आप देखें, ये डार्ट आपको नजर आ रही है, रेड, ठीक है। अब ये जो रेड डार्ट नजर आ रही है, आप देखेंगे यहां पर सोडियम का एटम। अब इस सोडियम का एटम, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये कितने क्लोराइड आयन से घिरा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन। अगर आप इस क्लोराइड आयन को देखें तो ये क्लोराइड आयन कितने आयन से घिरा होगा, ये भी 6 से, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो इक्वल नंबर से ये आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं। इस वजह से कभी शायद आपने सुना हो कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब है कि सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन इन व्हाट पैटर्न, इन अ क्यूबिकल पैटर्न। तो एक बात नोट करने की है कि each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion। और ये जो सराउंडिंग जो पैटर्न है ये 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है। एक तो बात क्लियर होनी चाहिए कि 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, लेकिन ये रिपीटेटिव होता है। जब तक के सारे आयंस इस तरह से 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज ना हो जाएं, तब तक ये जो आयनिक अरेंजमेंट होती है ये चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है। इस वजह से इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से
इस वजह से आपने सुना होगा, नहीं तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, इसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल कनेक्टेड हों ऐसा नहीं है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि आयनिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड में क्या होता है कि जब भी एक आयन बनता है किसी भी चार्ज का हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम का जो बॉन्ड है ये सपोज सिर्फ इस क्लोरीन के साथ है, या सोडियम का बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ है, या सोडियम का बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ है। नहीं, ये अट्रैक्शन सभी आयन्स के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड की जो नेचर है वो नॉन डायरेक्शनल है, किसी दो पर्टिकुलर आयन्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती। ये सभी आयन्स एक दूसरे को सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं कि ड्यूरिंग जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी चेंज आती है वो क्या है और कैसे आती है। अब आप सब जानते हैं जैसे कि सोडियम के गैसियस स्टेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए वो चाहिए 495 किलो जूल पर मोल। Since energy is needed, energy is required, this is why the first step is endothermic. आप शायद समझ रहे होंगे कि सोडियम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, नाउ दिस एनर्जी विल बी द आईपी ऑफ सोडियम। हम क्या बोलेंगे, आईपी ऑफ सोडियम। तो बताएंगे अब सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। नाउ दिस इज 495 किलो जूल्स पर मोल, यानी एक मोल सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 495 चाहिए। और प्लस की साइन जो आप नजर आ रही है, ये प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रोसेस जो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। दूसरी तरफ गैसियस क्लोरीन एटम जो है, जब लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम ने लॉस किया था, वही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन अपनी गैसियस स्टेट की सूरत में अगर वो गेन कर ले और इस तरह से क्लोराइड आयन बन जाए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सूरत में जो एनर्जी गिव अप करता है, दैट एनर्जी इज 348 किलो जूल्स पर मोल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन हुआ है क्लोरीन में, उस सूरत में एनर्जी क्योंकि इवॉल्व हुई है, ठीक है, दिस इज व्हाई द साइन मेंशन इज हियर इज नेगेटिव। और याद रखें कि -348 किलो जूल पर मोल बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, क्लोरीन की। तो आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप एंडोथर्मिक था, दूसरा स्टेप आप देखें क्या है, एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ा तो एनर्जी देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन जब इन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि कितने सोडियम आयन बने, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन बने, कितने क्लोराइड आयन बने, 1 मोल क्लोराइड आयन बने। तो अब 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, जब ये आयन्स एक दूसरे को 3 डायमेंशनल पैटर्न में, रिपीटेटिव पैटर्न में एक दूसरे को अरेंज करेंगे, और जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, और जब ये सॉलिड फेज में सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, और इसकी अट्रैक्शन के दौरान जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का बनेगा, तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी, नाउ दिस एनर्जी इज 788 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देख सकते हैं कि माइनस की साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जो लास्ट स्टेप है ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ओवरऑल आप देखें जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी इन कम है और एनर्जी आउट जो हो रही है, इवॉल्व जो हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। तो आप में से कोई बताएगा कि 495 अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम की, और 348 जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की, तो ये 788 क्या है, यस एनीबॉडी, 788 इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी 1 मोल लेटेस्ट जब बना अपने गैसियस आयन से, 1 मोल लेटेस्ट बना स्टैंडर्ड कंडीशन पे, 1 मोल लेटेस्ट बना अपने गैसियस आयन से, जो एनर्जी इवॉल्व हुई है, नाउ दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, लेटेस्ट एनर्जी। तो सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कितनी है, -788। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, हमने देखना होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन मॉलिक्यूलर इन
नेचर। ये बात मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन मॉलिक्यूलर होते हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर आयन किसी पर्टिकुलर आयन के साथ कनेक्ट होके एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में आए ऐसा नहीं होता, जबकि 3 डायमेंशनल, ठीक है, रिपीटेटिव पैटर्न से आयंस की अरेंजमेंट होती है और इन आयंस की जो अरेंजमेंट है ये नॉन स्टॉप चलती रहती है जब तक कि सारे आयंस आपस में अरेंज ना हो जाएं। Ionic compounds have solid crystalline structure with definite geometry due to the arrangement of ions in a definite pattern। जो आयनिक कंपाउंड्स है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं और उनकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेट होती है, और इस वजह से होती है क्योंकि एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है आयंस की। डेफिनेट पैटर्न की अरेंजमेंट का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की नेचर जो है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। एक और प्रॉपर्टी कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अभी आयनिक कंपाउंड्स हार्ड तो होते हैं, ठोस तो होते हैं, सॉलिड तो होते हैं, लेकिन हार्डनेस कितनी होगी, हार्डनेस कितनी नहीं होगी, हार्डनेस का ताल्लुक किन बातों पे है, तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं कि हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जितना आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतना इन जो आयनिक कंपाउंड है इनकी हार्डनेस जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक है, ये डिपेंड करती है किस पे, चार्ज ऑन द आयन। तो हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयंस एज वेल। यानी जितना आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगी उतना हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज एक मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, बताओ एक तरफ सोडियम क्लोराइड है और एक तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, which one will be the more hard than the other? Yes, sodium chloride or magnesium oxide? Yes, magnesium oxide is the right answer. Now why? Because in sodium chloride, sodium ion is monopositive, chloride ion is mononegative। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर देखें तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन डाइनेगेटिव आयन है। तो जितने मैग्नीट्यूड चार्जेस के ज्यादा होंगे तो उनके बीच की अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर उन कंपाउंड की जो हार्डनेस है वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। एक और फैक्टर है कि हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। यानी जो आयंस इन्वॉल्व हैं आयनिक कंपाउंड को बनाने में, उन आयंस की जितनी साइज छोटी होगी उतना क्लोजनेस ऑफ आयन ज्यादा होगी, कि उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, हार्डनेस भी ज्यादा होगी। तो आयनिक रेडियस जिससे बढ़ता जाएगा तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तो बताएंगे आप फर्स्ट ग्रुप के जो क्लोराइड्स हैं अगर उनको टॉप टू बॉटम देखा जाए तो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग कि इनकी हार्डनेस बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, जो आयनिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। आयनिक रेडियाई बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, जो हार्डनेस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी इन आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। और ये क्यों होती हैं? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। और इस वजह से होती हैं क्योंकि इन आयंस के बीच में जो फोर्स है उसकी नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है सभी फोर्सेस में से, जो कि एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनकी वैसे ही हाई है तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल एज वेल। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के नहीं होते। अब आयनिक कंपाउंड्स जो आइसोमॉर्फिज्म, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आइसोमॉर्फिज्म, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन शेप। तो मुख्तलिफ जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी कभार एक कॉमन क्रिस्टलाइन शेप में भी पाए जाते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट या आइसोमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टिंग इन द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट और इन द aqueous सॉल्यूशन। यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो हैं, लेकिन कब? जब वो मोल्टन स्टेट में हो यानी पिघली हुई हालत में हो, और इन द aqueous सॉल्यूशन, या तो फिर इनकी aqueous सॉल्यूशंस हो यानी हमने आयनिक कंपाउंड को क्या किया हो, पानी में डिसॉल्व किया हो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। अब ये
मोल्टन स्टेट में या aqueous सॉल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही इनको मेल्ट करते हैं, जैसे इनकी aqueous सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। जब आयंस फ्री होंगे, मोबाइल होंगे, तो ऐसी सूरत में कंडक्शन ईजी हो जाएगी। ठीक है, बट इन द सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ नो फ्री आयंस। क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो आयंस होंगे वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से नो फ्री आयंस, नो कंडक्शन। जब आयन फ्री नहीं है तो फिर कोई भी कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ देखें। केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फास्ट। यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज एज दे फर्निश आयंस इन द सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या करते हैं कि जब जब भी हमने किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन बनाई तो आयंस जो होते हैं वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। इस वजह से कि आयंस ऑलरेडी फ्री स्टेट में पड़े हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म में पड़े हैं, दैट्स व्हाई दिस आयंस आर रेडिली रिएक्टिंग इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके रिएक्शंस जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड के मुकाबले में थोड़े से फास्ट होते हैं। एक और पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई लैटिस एनर्जी, और यहां पर लैटिस एनर्जी जो होती है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? यू से। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी तो हाई होती है, लेकिन कितनी हाई होगी कितनी नहीं होगी इसका ताल्लुक किन बातों पे है? तो सबसे पहले आप देखें कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयन। यानी जितना आयन छोटा होगा, आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्लोजनेस ज्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी का। तो आप देख सकते हैं कि 3 कंपाउंड है, तीनों क्लोराइन है। क्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम 1+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। बताएंगे आप सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इन सब में से किस आयन की साइज स्मॉलेस्ट है? यस, सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की साइज क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है तो फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी कम है मैग्नीशियम क्लोराइड से, क्योंकि मोनो पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो है लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम से अब हम मूव करें किस तरफ? जो है ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम की तरफ। ठीक है, एक और पॉइंट, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयन। यानी जितना चार्ज आयन पे ज्यादा होगी उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर जो एनर्जी इवॉल्व होगी लेटेस्ट बनने के दौरान वो भी ज्यादा इवॉल्व होगी। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है मैग्नीशियम क्लोराइड से, और मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा है सोडियम क्लोराइड से। अब आप इस बात को देखने की कोशिश करें कि चार्ज आयन का मामला क्या है। अब आप जानते हैं मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन जो है डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव के बीच में है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम तो डाई पॉजिटिव है लेकिन क्लोरीन क्या है? यूनी नेगेटिव है। तो डाई नेगेटिव और यूनी नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन जो होगी डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव से थोड़ी सी कम होगी। लास्ट में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में तो मोनो पॉजिटिव है दोनों, बल्कि सोडियम मोनो पॉजिटिव और क्लोरीन क्या है? मोनो नेगेटिव है। तो आयंस की चार्जेस जैसे जैसे कम होती जाएंगी, जो लेटेस्ट एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। याद रखो कि सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। कितने कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए 2 बातें जो नोट करने की है वो ये कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल, ionic compound is soluble if hydration energy is greater than lattice energy. If ionic compound is insoluble if hydration energy is less than lattice energy. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी से तो वो कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम है और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है तो ऐसी सूरत में आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह I will come with the next lecture, the covalent bond. That's it. Allah Hafiz.